हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग बंगाल के नवाब के बारे में चर्चा करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, स्टार्टिंग है, काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जब बंगाल में आधिपत्य स्थापित किया जाता है, नवाब की भूमिका और नवाब के साथ उसका संघर्ष बहुत जरूरी है। इसको समझना एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बंगाल के नवाब में पहला है मुर्शिद कुली खान, दूसरा शुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला जहाँ प्लासी लड़ाई के समय में हुई थी, फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम, यहाँ बक्सर की लड़ाई हुई थी, फिर पुनः मीर जाफर को बैठाया जाता है। नजमुद्दौला जिसने निजामत का अधिकार दिया था अंग्रेजों को, ये आपका निजामत का अधिकार इसने दिया था, ये ध्यान रखेंगे। फिर है सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। इस प्रकार बंगाल के नवाबों का ये क्रम है। और इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन स्थापित होता है और क्लाइव बंगाल का गवर्नर इसके बाद बनता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला नवाब था। फारूक सियर के समय में 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र रूप से बंगाल के नवाब की पदवी को धारण किया था। मुगल सम्राट के द्वारा नवाब की पदवी दिया जाने वाला यह अंतिम नवाब था बंगाल में। इसके बाद सारे नवाब इसके बाद अपने आप बनते चले गए, ये वंशानुगत शासन बन गया। मुर्शिद कुली खान एक सुधारवादी शासक था। ये सुधारवादी था। इसने अंग्रेजों को बंगाल में अपने गलत नीतियों को प्रयोग करने नहीं दिया, दस्ता का दुरुपयोग करने नहीं दिया, बंगाल में किलेबंदी भी करने नहीं दिया इसने मुर्शिद कुली खान ने। इसके अलावा उसने जागीर की भूमि को खालसा में परिवर्तन कर दिया। खालसा जो होती है वो सरकार की जमीन होती है, तो जागीरदारों को जागीर की जमीन दी गई थी, उसको खालसा में परिवर्तित किया। इसके अलावा एक तकावी ऋण भी इसने दिया था। ये याद रखें, क्वेश्चन से आता है। तकावी ऋण इसने दिया था मुर्शिद कुली खान ने। ये दो चीज इसका इम्पोर्टेंट है। रेवेन्यू के क्षेत्र में मुर्शिद कुली खान एक बेहतर कार्य करने वाला नवाब था। और इस समय कुछ विद्रोह भी हुए थे। उदय नारायण का विद्रोह हुआ था। यहाँ पर 3 विद्रोह हुए थे मुर्शिद कुली खान के समय में, जिसको इसने सफलतापूर्वक दमन किया था। बाद में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु जब हो जाती है 1727 में, उसके बाद शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है। शुजाउद्दीन ये 1727 से 39। शुजाउद्दीन के समय में हालांकि बहुत सारे कार्य नहीं होते हैं, लेकिन शुजाउद्दीन के समय में बिहार को बंगाल में मिलाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुजाउद्दीन के समय में ही बिहार को बंगाल का भाग बनाया गया था और बिहार और बंगाल के पार्ट में शामिल हो गया था। इसलिए शुजाउद्दीन का यह कार्यक्रम काफी इम्पोर्टेंट है। बाद में शुजाउद्दीन की जब मृत्यु होती है 39 में, सरफराज खां उसका भाई था, बैठता है नवाब के कुर्सी पर बैठता है। सरफराज खां के समय बहुत सारा काम होता नहीं है, लेकिन उसका जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां ने धोखे से उसकी हत्या कर दी और हत्या करके अलीवर्दी खां नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां के 16 वर्ष के शासन में रेवेन्यू में किसी प्रकार का विस्तार नहीं होता। यहाँ ध्यान रखना है, अलीवर्दी खां के समय में बंगाल के राजस्व में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती है। राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। और इसके समय में उड़ीसा का क्षेत्र मराठों ने आक्रमण करके जीत लिया था। इसको उड़ीसा सौंपना पड़ा था। इसके अलावा 1,20,000 रुपया इसको चौथ भी देना पड़ा था। मराठों को चौथ 1,20,000 रुपया इसको देना पड़ा था। अलीवर्दी खां ही वो शासक है। यहाँ ध्यान रखें, तो उड़ीसा पे आक्रमण हुआ मराठों का अलीवर्दी खां के समय में, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, अलीवर्दी खां ही यूरोपियन के बारे में, अंग्रेजों के बारे में कहा था, यह मधुमक्खी के समान है, जिनको अगर नहीं छेड़ो तो मधु देंगी, शहद देंगी, यदि छेड़ो तो वह काट खाएंगी। ये अलीवर्दी खां के संबंध में 2-3 पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। अलीवर्दी खां के बाद उसका, चूंकि अलीवर्दी खां को कोई पुत्र नहीं थे, उसकी 3 पुत्रियां थी, उसी का नाती था सिराजुद्दौला। और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठता है। सिराजुद्दौला यंग शासक था, जिद्दी था, हठी था, इसलिए इसने सुधार के लिए कुछ प्रयत्न किए। इस समय बंगाल में फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों ही कंपनियां कार्य कर रही थी, दोनों ही किलेबंदी कर रही थी और सिराजुद्दौला ने उन्हें किलेबंदी करने से मना किया था। सिराजुद्दौला ने दोनों को फरमान भेजा था कि आप किलेबंदी न करें, लेकिन फ्रांसीसियों ने उनकी बात को मान लिया, लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात को नहीं माना। इस आधार पर सिराजुद्दौला काफी नाराज हो जाता है और वह कासिम बाजार पर हमला करता है।
कासिम बाजार को जीत लेता है, जहां उनका कोठी थी, व्यापारी कोठी थी अंग्रेजों की। और जब कासिम बाजार पर हमला सिराजदौला करता है, आप ध्यान से इसको आप ऐसे नक्शा में इसे देखेंगे, ये कासिम बाजार वाला क्षेत्र यहाँ पर है, ये है यहाँ पर फुल्टा, बंगाल का एक पार्ट। ये कासिम बाजार, जब ये कासिम बाजार पर हमला करता है तो अंग्रेज भागकर चले जाते हैं फुल्टा, ये है फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप पर वो अंग्रेज यहाँ चले जाते हैं। और उस समय दक्षिण में कर्नाटक वार चल रहा था, कर्नाटक वार चल रहा था, तो यहाँ पर ब्रिटिश सैनिक बड़े पैमाने पर थी। अंग्रेजों ने मद्रास से सपोर्ट मांगा और मद्रास से सेना जाती है अंग्रेजों के सपोर्ट में। वाटसन और ध्यान रखिएगा, जनरल वाटसन प्लस रॉबर्ट क्लाइव, जनरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के संयुक्त सेना कलकत्ता की सेना को मदद करने के लिए पहुंचती है। और यह दिसंबर 1756 में वहां पहुंचती है। और उसके बाद इसकी संयुक्त सेना ने अलीवर्दी खां पर अचानक हमला किया। और अलीवर्दी खां एक्चुअली जब इसने युद्ध जीता था, सिराजदौला जब युद्ध जीता था, तो युद्ध जीतने के बाद सिराजदौला अपना जश्न मना रहा था और वो कलकत्ता में नहीं था, मानिक चंद को प्रभारी बनाकर वहां से वो चला गया था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ अचानक हमला करते हैं, सिराजदौला के युद्ध में हार होती है और अल्टीमेटली इसको अलीनगर की संधि करनी पड़ती है। अलीनगर की संधि ध्यान रखना है, अलीनगर की संधि ये 1757 के फरवरी का है। तो अलीनगर की संधि में सिराजदौला को अंग्रेजों की बात माननी पड़ती है। वो कौन कौन सा पॉइंट था? अलीनगर की संधि में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। 3 पॉइंट है। पहला कि इसमें 38 गांव खरीदने की छूट, 38 गांव खरीदने की छूट दी गई बंगाल के आसपास। दूसरा है मुक्त व्यापार की छूट 3000 रुपीज के एवज में, जो फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दिया था फरमान के द्वारा। और तीसरा है कलकत्ता के टकसाल में मुद्रा ढालने की छूट। अभी तक किसी नवाब ने ये छूट नहीं दिया था, किसी नवाब ने इस तरह का छूट नहीं दिया था। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिराजदौला की हार होती है अचानक आक्रमण में, तो ये अलीनगर संधि उसको मानना पड़ता है। लेकिन अंग्रेज इतने से संतुष्ट नहीं थे। हम लोग जानते हैं अंग्रेज व्यापारी बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और अधिक से अधिक वो लाभ चाह रहे थे। इसलिए उनके मन में बात आई थी कि क्यों नहीं सिराजदौला को हटाया जाए और अपने मनोनुकूल नवाब को वहां बैठाया जाए। इसीलिए उसने षड्यंत्र रचा था मीर जाफर के साथ। और मीर जाफर भी चाह रहा था कि गद्दी पर हम बैठे, नवाब की कुर्सी पर बैठे। इसलिए मीर जाफर जो उसका प्रधान सेनापति था, उसके साथ अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचे। षड्यंत्र में कुछ लोग और शामिल थे जिनका नाम यहाँ पर आपको जानना चाहिए। एक तो आपका मीर जाफर है, मीर जाफर जो प्रधान सेनापति था। दूसरा है खादिम खान, खादिम खान जो एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान है, सैन्य टुकड़ी का प्रधान। तीसरा जगत सेठ, ये बहुत बड़ा बैंकर था वहां का। अमीर चंद बहुत बड़ा व्यापारी है, कलकत्ता का व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यापारी था अमीर चंद। यही मध्यस्थता का ध्यान रखना है, अमीर चंद ने ही इसके दोनों के बीच मध्यस्थता किया था। मानिक चंद जो कलकत्ता का प्रभारी था कलकत्ता का। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, मैच करने के लिए आता है या पूछा जाता है इस तरह से। मीर जाफर सेनापति, खादिम खान एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान, जगत सेठ बैंकर था, अमीर चंद व्यापारी, अमीर चंद मीडिएटर भी था और मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी था। इन सब के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र के बाद जब ये लगा कि अब हमारी शक्ति मजबूत हो गई, तो अंग्रेजों ने सिराजदौला के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया और अचानक उसने हमला किया। और पलासी के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठी होती हैं। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। पलासी के मैदान में लड़ाई होती है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को लड़ाई होती है। एक तरफ अंग्रेजों की सेना थी और दूसरे तरफ
शहदौला की सेना थी। इसमें मीर जाफर की सेना यहाँ जो थी, मीर जाफर की सेना, ये अंग्रेजी सेना है, यह सिराजुद्दौला की सेना है। मीर जाफर यहाँ पर केवल खड़ा रहता है, युद्ध नहीं करता है, इवन कि अल्टीमेटली इसके सारे सैनिक इधर मिल जाते हैं। अब बहुत बड़े पैमाने पर शहदौला की सेना की यहाँ पर मौत भी होती है। शहदौला को लगता है कि यहाँ मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, धोखा हुआ है, तो अपनी जान बचाकर भागना चाह रहा था। लेकिन मीर जाफर का पुत्र मीरन जो था, मीरन याद रखेंगे, उसका पुत्र मीरन ने शहदौला को पकड़ लिया, पकड़ के उसका गर्दन काट दिया था। यहाँ के ध्यान में रखने की जरूरत है, ये तो युद्ध किया नहीं, केवल इसके दो टुकड़ियां युद्ध में लड़ रही थी। एक मोहनलाल के नेतृत्व में, दूसरा मीर मदन है ना। मोहनलाल और मदन के जो टुकड़ियां थी ये अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी। लेकिन चूंकि यह एक षड्यंत्र था, एक तरह से युद्ध नहीं था, इसको हम लोग एक तरह से डिसिसिव बैटल नहीं बोलते हैं, निर्णायक युद्ध नहीं बोलते हैं, और यह षड्यंत्रकालीन युद्ध था। इसमें शहदौला की अंग्रेजों से हार हो जाती है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन था इस युद्ध का, कि अब भारत में एक बड़ी शक्ति को हराने का एक बेहतर अवसर मिलता है अंग्रेजों को, और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा काफी बढ़ जाती है। अंग्रेज को लगता है कि भारत में हम काफी शक्तिशाली हो गए हैं, राजनीतिक प्रभुत्व यही से स्थापित होता है। और इस प्रकार शहदौला अंतिम स्वतंत्र नवाब था। इसके बाद जो नवाब बनाए जाएंगे वो सारे पपेट होंगे, कठपुतली होंगे। तो अंतिम था ये ध्यान आप रखेंगे यहाँ से, इसे ये अंतिम स्वतंत्र नवाब था। पलासी की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, क्योंकि यहाँ से भारतीय इतिहास की धारा चेंज होती है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भी, और हर तरह से भारत का शोषण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। शहदौला के बाद, जैसा कि हमने अभी बताया, मीर जाफर षड्यंत्र में शामिल था। तो मीर जाफर गद्दी पर बैठने के एवज में अंग्रेजों को काफी कुछ देता है। रॉबर्ट क्लाइव को इसने लगभग 50 लाख रुपया नजराना दिया था, नजराना के रूप में 50 लाख दिया था, पर्सनली दिया था। इसके अलावा लगभग अंग्रेजों को पौने दो करोड़ का युद्ध क्षतिपूर्ति भी दिया। तो अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ। इसके अलावा 24 परगना की जिम्मेदारी दिया गया। यहां ध्यान है 24 परगना, दिस इज नॉट 24, दिस इज 24 नाम था। 24 परगना अभी एक जिला है बंगाल में। 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को दिया था। और मीर जाफर इस प्रकार से अंग्रेजों का कठपुतली बनकर नवाब के रूप में शासन कर रहा था। बहुत बेहतर कार्य नहीं कर पाया मीर जाफर। अंग्रेज इसे संतुष्ट भी नहीं हुए। अंग्रेज और ज्यादा लाभ चाह रहे थे, जिसको देने में मीर जाफर सक्सेस नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली मीर जाफर ने देखा कि हम तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ज्यादा पैसा हम नहीं दे पाएंगे, रेवेन्यू भी नहीं आ रहा था। तो यह जब आनाकानी किया और अधिक धन देने में, तब हॉलवेल ने इसकी जांच किया। जांच में मीर जाफर पर आरोप लगाया गया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, और इस आधार पर मीर जाफर को नवाब की कुर्सी से हटाया गया और उसके दामाद मीर कासिम को कलकत्ता के, बंगाल के नवाब की कुर्सी दी गई। तो मीर कासिम जब गद्दी पर बैठता है, तो अब देखिए मीर कासिम क्या देता है अंग्रेजों को। तो मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो इसने भी अंग्रेजों को काफी कुछ दिया, युद्ध क्षतिपूर्ति भी दिया। इसके अलावा मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव, ये 3 क्षेत्र देख रहे हैं। 3 क्षेत्र की जमींदारी अंग्रेजों को देता है। एमबीसी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दिया जाता है और युद्ध क्षतिपूर्ति भी देता है। लेकिन मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद, ठीक है ना, एक सशक्त और योग्य नवाब था। इसने बहुत कुछ सुधार करने की कोशिश किया। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं। सबसे पहला चीज तो उसने राजधानी को चेंज किया। अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए, दूर रहने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर किया। मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लाया, बिहार वाले पार्ट में। और यहाँ ध्यान रखना है आपको, पहले राजधानी ढाका थी। ढाका से मुर्शिदाबाद लाने वाला था मुर्शीद कुली खां, पहला नवाब, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाने वाला था मीर कासिम। और मीर कासिम ने अपने सेना को यूरोपीय पद्धति पर सजाया, मतलब सैन्य सुधार करने का काम किया। सैन्य सुधार यूरोपीय पद्धति पर करने की कोशिश किया। वहां पर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए
बंदूक फैक्ट्री लगाया, बंदूक फैक्ट्री। इससे अंग्रेज काफी भयभीत भी होते हैं और उनको लगता है कि खुद अगर मीर कासिम को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ हमारा व्यापारिक प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने मीर कासिम पर नजर रखना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद यहाँ जो अंग्रेजों को जो पास दिया गया था, दस्तक बोलते हैं उसको हम लोग, जो परमिट था, अंग्रेजों के द्वारा परमिट का दुरुपयोग किया जा रहा था, मीर कासिम ने उसको भी रोकने का कोशिश किया। इस प्रकार ध्यान रखना है, यह जो परमिट था, यह परमिट कंपनी के व्यापार पर था, कंपनी के व्यापार पर छूट। ये कंपनी को दिया गया था कि 3000 रुपीज के बदले में बंगाल में फ्री व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी, कंपनी को दिया गया था, न कि किसी और को। लेकिन ये कंपनी के साथ साथ अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने पर्सनल ट्रेड किया इसी पास पर, परमिट पर। मतलब जो गाड़ी जा रही है, गाड़ी पर कंपनी का माल होता था, उसके साथ साथ अधिकारियों का माल भी रखा रहता था और वो टैक्स फ्री जाता था। इससे क्या होता था कि नवाब को राजस्व का बड़े पैमाने पर लॉस हो रहा था। इसके साथ साथ बहुत सारे केसेज में ऐसे होते थे जो भारतीय व्यापारी के माल को भी उसके साथ ही ले जाते थे। इसके एवज में भारतीय व्यापारी से वो नजराना वसूल करते थे। यहाँ देखिए, भारतीय व्यापारी को छूट तो थी नहीं, तो भारतीय व्यापारी को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अगर अंग्रेज इस तरह से दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे तो सरकार को नवाब को यहाँ पर लॉस हो रहा था। तो ये मीर कासिम ने अंग्रेजों के पास मैसेज दिया, क्लाइव को मैसेज दिया कि भाई इस तरह से दुरुपयोग आप न करें, आप अपना पर्सनल व्यापार और भारतीय व्यापारियों के व्यापार में दस्तक का उपयोग करके राजस्व क्षति न करें। लेकिन अंग्रेज उसको माने नहीं, अंग्रेजों ने इसको इनकार कर दिया और अल्टीमेटली मीर कासिम हार कर, जब वो थक गया बोलते बोलते, तो अल्टीमेटली मीर कासिम ने क्या किया कि पूरा 2 वर्ष के लिए सबको छूट प्रदान कर दिया। अब ध्यान देना है यहाँ पर, जब सबको छूट प्रदान किया, इससे क्या दिक्कत हो गई कि भारतीय व्यापारियों को भी छूट मिलेगा। तो एक तरफ अंग्रेजों को इससे जो नजराना मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। दूसरा, अब मार्केट में जो वस्तुएं होगी अंग्रेजों का और भारतीय व्यापारियों का, ये व्यापार में भारतीय व्यापारी भी लाभ कमाएंगे, उनके बराबर हो जाएंगे। यह बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी और उसने मीर कासिम को हटाने का निर्णय लिया और 63 में उसको हटाकर पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। पुनः मीर जाफर नवाब की कुर्सी पर बैठा और मीर कासिम के साथ बहुत सारे युद्ध हुए, करवा का युद्ध, गिरियक का युद्ध, अधुआ नाला का युद्ध, और सारे युद्ध में मीर कासिम हारता है। अल्टीमेटली वहां से भागता हुआ पटना आता है, यहाँ एलिस के साथ भी संघर्ष होता है और यहाँ से शाहाबाद होता हुआ, बनारस होता हुआ जाता है शुजाउद्दौला के पास, अवध चला जाता है। और अवध में जाकर वहां पर एक संधि होता है तीनों के बीच। कौन कौन था? 3। तो अवध में एक तरफ शाह आलम मुगल सम्राट अवध में ही शरण लिया हुआ था। आप मुगल काल में पढ़ते हैं कि शाह आलम को उसका वजीर इमादुल मुल्क था, जो उसको बैठने, गद्दी पर बैठने नहीं दे रहा था, दिल्ली पहुंचने नहीं दे रहा, दिल्ली जाने नहीं दे रहा, दिल्ली में इंटर करने से मना कर रहा था, इसको रोके हुए था। शाह आलम शरण में था अवध में। दूसरा, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा बंगाल का नवाब जो कि भागा हुआ था वहां से, मीर कासिम। ये ट्रिपल अलायंस बनाई गई यहाँ पर। मतलब मीर कासिम जब शुजाउद्दौला से मिलता है, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम की संयुक्त सेना यहाँ बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध करती है। एक तरफ हेक्टर मुनरो है, एक तरफ ट्रिपल अलायंस है। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या होता है, बहुत ही निर्णायक युद्ध होता है यहाँ पर। हालांकि मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ जो संधि हुई थी वह एक अवसरवादिता की संधि थी। मीर कासिम ने वादा किया था कि अगर युद्ध में जीतेंगे तो हम बड़े पैमाने पर रकम भी देंगे और कुछ क्षेत्र भी देंगे। लेकिन जब युद्ध के मैदान में आया, बक्सर के मैदान में जब आया, लड़ाई हुई, शुजाउद्दौला ने बीच में ही, अभी लड़ाई भी नहीं शुरू हुई थी, बीच में मीर कासिम को कहा कि जो तुमने वादा किया था रकम का, वो पहले हमको दो। तो मीर कासिम का कहना था कि भाई अभी आप युद्ध में मदद कीजिए, युद्ध कीजिए, युद्ध जीतने के बाद हमने वादा किया है, जीतने के बाद जरूर हम आपको जो रकम हमने वादा किया देंगे। लेकिन दोनों के बीच वहां पर अनबन होती है। शुजाउद्दौला मीर कासिम को मारने का दौड़ता है, मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है
शाहाबाद के जंगलों में, जहाँ कहा जाता है कि जंगली जानवरों के शिकार में यह मारा जाता है। मतलब ये जो युद्ध होता है दोनों के बीच ही होता है। और इस युद्ध में, ये युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की सेना विजित होती है और ट्रिपल अलायंस हार जाता है। और इस प्रकार यहाँ से अंग्रेजों का एक शासन व्यवस्था, द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ होगा, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि 1765। यहाँ इस संधि में ध्यान देंगे, यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर अंग्रेज है, दूसरी तरफ शाह आलम और तीसरी तरफ यहाँ पर है शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है। पहला जो संधि हुआ शाह आलम के साथ 12 अगस्त 1765 और शुजा-उद-दौला के साथ 16 अगस्त 1765। ये ध्यान रखना है, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। अब यहां देखिए क्या क्या होता है। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों के साथ जब शाह आलम की संधि हुई, अंग्रेजों ने शाह आलम को 26 लाख रुपया पेंशन, 26 लाख रुपया पेंशन दिया। और उसके बदले में शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया। दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट प्राप्त हो गया इसको। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दूसरा यहां देखेंगे क्या, शुजा-उद-दौला ने अंग्रेज को 50 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति दिया, 50 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति दिया। इसके अलावा कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र भी दिया अंग्रेजों को। और इसके साथ साथ अंग्रेजों की सेना रखने का उसको, है ना, अंग्रेजों का एक तरह से अंग्रेजों ने सैन्य सहायता की बात किया कि आपके विरोध में कोई होगा सैन्य सहायता हम करेंगे। और यहाँ ध्यान रखने की बात है, सैन्य सहायता देकर ध्यान रखना है कि इसने क्या किया, अवध को और ज्यादा कंट्रोल में ले लिया और इसका खर्च नवाब चुकाएंगे। सैन्य सहायता दिया जाएगा लेकिन इसका खर्च कौन देंगे, नवाब देंगे। और आप जानते हैं कि 1856 ईस्वी में इसी सैन्य सहायता को जो हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की सेना यहाँ पर स्थायी रूप से थी और कुशासन के आरोप में अवध को, और एक रेजिडेंट भी यहाँ पर रहता है। अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई जो अवध के कार्यों की देखरेख कर रहा था। तो यहाँ दो चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए 50 लाख रुपया अंग्रेजों को दिया गया, कड़ा इलाहाबाद दिया गया अंग्रेजों को। और यही कड़ा इलाहाबाद क्या किया, अंग्रेजों ने नवाब को सौंप दिया। ये कड़ा इलाहाबाद दिया गया है, अंग्रेजों ने क्या किया, इसको नवाब को, ये शाह आलम को सौंप दिया गया, मुगल शासक को सौंप दिया गया। अब यहाँ ये चीज ध्यान रखना है आखिर लिया क्या, तो कड़ा इलाहाबाद उससे लेने के बाद अंग्रेज अपने पास क्यों नहीं रखा, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य कार्य था व्यापार वाणिज्य करना। वो व्यापार वाणिज्य करना चाहते थे, अभी वो किसी प्रकार का टेंशन लेना नहीं चाहते थे, तनाव लेना नहीं चाहते थे, कोई क्षेत्र को अपने अधीन नहीं करना चाहते थे, उससे उसका मैनेजमेंट करने में कि जनता के विद्रोह समस्याएं हो सकती थी, इसलिए उसने कड़ा इलाहाबाद शाह आलम को सौंप दिया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये इलाहाबाद की संधि काफी रोचक है कि एक तरह से उसको क्षेत्र प्राप्त हुआ, उसने शाह आलम को दिया, बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया और अंग्रेज यहाँ से भारत में रस वसूल करने वाली शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। और इसके बाद मीर जाफर वहां गद्दी पर बैठा हुआ था, दोबारा बैठा था। उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला गद्दी पर बैठता है। नजमुद्दौला को उसने 53 लाख रुपये के बदले में निजामत का अधिकार प्राप्त कर लिया। 53 लाख के बदले में निजामत का अधिकार, निजामत मतलब प्रशासन का अधिकार होता है, दीवानी मतलब रेवेन्यू और निजामत मतलब निजाम का मतलब गवर्नर होता है। जैसे अभी भी उर्दू भाषा में हम लोग जानते हैं राज्यपाल को निजाम कहा जाता है। तो निजामत का अधिकार मिलने के बाद अब अंग्रेज राजस्व के मामले में और दूसरा प्रशासन के मामले में दोनों ही तरह से बंगाल पर उनका आधिपत्य हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो
प्रत्यक्ष शासन नहीं करते हैं। अंग्रेज अभी भी प्रत्यक्ष शासन करने से संकोच कर रहे थे, क्योंकि उनका काम मुख्यतः व्यापार करना, व्यापार में अधिकाधिक लाभ लेना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक डिप्टी सूबेदार नियुक्त किया। इस कार्य को करने के लिए डिप्टी सूबेदार, उप सूबेदार नियुक्त किया। आपको यहाँ पर नाम याद रखना, परीक्षा में नाम आता है। बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार शिताब राय, और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ये ध्यान रखना है, नाम याद रखना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मोहम्मद रजा खान, शिताब राय और राय दुर्लभ। इस तरह से उनके उप सूबेदारी काम कर रही थी। इसका मतलब है कि अंग्रेजों का वास्तविक शक्ति यहाँ स्थापित हो जाती है, लाभ ही लाभ उनको मिलता है, नजराना बहुत सारा मिल रहा है, अब रेवेन्यू भी वसूल करने का अधिकार मिल गया, लेकिन किसी प्रकार की जिम्मेदारी इनकी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। दूसरा, भारतीय जो हमारे नवाब हैं और नवाब के बाद जो डिप्टी सूबेदार हैं, इनके पास जिम्मेवारी थी, ये काम कर रहे थे, लेकिन उसको वास्तविक शक्ति नहीं थी। ये बड़ा एनोमली देखने को मिल रहा है, इनकंसिस्टेंसी देखने को यहाँ पर मिल रहा है इतिहास में। और इस प्रकार यहाँ से 65 के बाद यहाँ द्वैध शासन स्थापित होता है। द्वैध शासन, दोहरी शासन चलती है, मतलब नवाब का भी शासन चल रहा है और अंग्रेजों का शासन भी चल रहा है। भारतीयों का काफी शोषण हुआ, किसानों का काफी शोषण हुआ, यह स्थिति काफी खराब रहती है। और ये जो द्वैध शासन की बात हम लोग कर रहे हैं, डायरची 1765 से 1772 तक चलता है, जिसको वारेन हेस्टिंग्स जब आता है यहाँ पर वो समाप्त करता है। वारेन हेस्टिंग्स आता है, द्वैध शासन समाप्त करके और नई सिस्टम लागू करता है, जिसको हम लोग रेवेन्यू सिस्टम में आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, नजीब उदौला के बाद उसका एक छोटा भाई था, अल्पवयस्क था, सैफ उदौला को नवाब बनाया जाता है 1766 में और 75 तक रहता है। और इसका पेंशन 12 लाख कर दिया जाता है और पेंशन कम कर दिया जाता है। और इसके बाद एक मुबारक उदौला को बैठाया जाता है, लास्ट ये अंतिम नवाब था मुबारक उदौला को और पेंशन कम के 10 लाख कर दिया जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर गवर्नर बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। इस प्रकार से बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है और 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन जाता है। फिर बेरलास्ट कार्टियर इसके साथ आपका अगला गवर्नर था, गवर्नर जनरल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेरलास्ट कार्टियर। और 72 में वारेन हेस्टिंग्स आ जाता है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स यह बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह गवर्नर जनरल हो जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये आप याद रखेंगे, अलग से हम इसको करेंगे। ये बंगाल का गवर्नर का पार्ट बहुत छोटा है, 1765 से 72, इसमें 4 गवर्नर हुए, क्लाइव, बेरलास्ट, कार्टियर और हेस्टिंग्स। उसके बाद फिर गवर्नर जनरल शुरुआत होता है, आगे चलता है। और इस तरह से हम लोग आगे 1833 के एक्ट के बाद यह भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है, इसको अलग से हम लोग करेंगे। इस प्रकार हम समझते हैं कि बंगाल के नवाब का यह चैप्टर आपको काफी समझ आया होगा और एक एक करके आपको माइंड में रखना है। बेसिकली मुर्शिद कुली खां का पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अलीवर्दी खां को जानना है, उड़ीसा का, यहाँ पर उड़ीसा पर आक्रमण होता है मराठों का, और यूरोपिया के बारे में जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था मधुमक्खी का। सिराजदौल्ला और मीर कासिम काफी इंपॉर्टेंट है, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, इसको दोनों को दिमाग में रखना है। नंजोदौला निजामत अधिकार दिया जाता है इसके समय में, यह इतना पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। और भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इतिहास को समझने के लिए भी। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो काफी लाभदायक रहा होगा, आपके लिए समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप मेहनत करें, ऑल द बेस्ट।